ये जो पाकिस्तान की कुछ साबका जहादी शख्सियात अफ़गानिस्तान के दौरे पे गई हैं, तो उनके दौरे का मकसद क्या है? मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे बड़े आलिम दीन भी उसके वहाँ पे जाके बेबस हो गए, जर गए, बेबस हो गए। तो ये किस खेत की मूली है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और चीन के जो नुमाइंदे हैं, उनके दरमियान एक बड़ी पेचीदा और कशीदा बहस जारी थी और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की स्पॉन्सर्ड रियासत है। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि इंडिया की मुदाखलत बलूचिस्तान में और टीटीपी को उसकी सपोर्ट। उसमें चाइना जो है उसने कहा कि वो भी दुखी है अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और वो एक मरतबा फिर सुलह की अपील भी करते हैं। माइकल रूबियो ने कहा कि तालिबान एक वो दहशतगर्द हैं और लोगों को अगवा करते हैं। अचानक से ये जो मीडिया में तूफ़ान आया है, इन सब के प्रोफाइल बनने निकलने शुरू हुए दोबारा से, और ऐसे लगा कि पाकिस्तान के पास तो बस आखिरी हल यही रह गया कि अपने पुराने जहादी साथियों को और इत्तेहादियों को आजमाए। हेलो, नैरेटिव के साथ आमिराना एक बार फिर आपकी खिदमत में। और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर के ऊपर ये जो पाकिस्तान की कुछ साबका जहादी शख्सियात अफ़गानिस्तान के दौरे पे गई हैं, तो उनके दौरे का मकसद क्या है? क्या उनकी कोई हैसियत इतनी बड़ी है कि वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सुलह करवा सकें? वो सुलह जो चीन जैसी पावर, तुर्की और सऊदी अरब और कतर जैसे दोस्त नहीं करवा सके, और वो मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे बड़े आलिम दीन भी उसके वहाँ पे जाके बेबस हो गए, जर गए, बेबस हो गए। तो ये किस खेत की मूली है? क्या ये वाकई पाकिस्तान के लिए सुलह करवाने गए, या ये मामला कुछ और है? आज हम करेंगे इस मौजू के ऊपर बात। लेकिन जिस वक्त ये वफ्द अफ़गानिस्तान जा रहा था, तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और चीन के जो नुमाइंदे हैं, उनके दरमियान एक बड़ी पेचीदा और कशीदा बहस जारी थी, और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर वही इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की स्पॉन्सर्ड रियासत है, और ये कि इसने जो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमले किए उसमें सिविलियन डेथ हुई। तो पाकिस्तान का जवाब आपको मालूम होगा कि हमने पाकिस्तान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया कि इंडिया की मुदाखलत बलूचिस्तान में और टीटीपी को उसकी सपोर्ट। अब ये सारी नैरेटिव की सतह के ऊपर की बातें, यूएन की सिक्योरिटी कमेटी जो है उसकी जो सैंक्शंस कमेटी है दहशतगर्दों के मतलब अल-कायदा, आईएसकेपी, वो एक बहुत सीरियस फोरम है। लेकिन यहाँ पे डिबेट होती है तो हर मुल्क अपने नैरेटिव को जो है कर रहा होता है और डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग कर रहा होता है। ये डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में बड़ी अहम बात है, और जाहिर है कि हम इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। और ये एक सफारती युद्ध था, मुकाबला था जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ कल। और उसमें चाइना जो है उसने कहा कि वो भी दुखी है अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, और वो एक मरतबा फिर सुलह की अपील भी करते हैं, और ताउन फिर हम फराहम करने के लिए तैयार हैं कि दोनों बातचीत से मसाइल को हल करें। तो ये एक ख़ास पर्सपेक्टिव था, और ये हम बात को हम लेके इसलिए गए अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये जो जहादी शख्सियत मौलाना फ़ज़लुर रहमान ख़लील है, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी कौंसिल की जो दहशतगर्दों की फ़हरिस्त के अंदर शामिल है। इनकी तंजीम भी, इनकी कई तंजीमें थी, हरकतुल अंसार और आखिरी हरकतुल मुजाहिदीन। फिर एक इन्होंने उसके बाद फिर अंसार के नाम से भी एक तंजीम एक अलहदा से बैन होने के बाद बनाई थी। एक लंबी तारीख़ और हम नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जब यूएन में बात हो रही थी तो पाकिस्तान के वो लोग जो यूएन की
सिक्योरिटी कौंसिल की दहशतगर्दी की लिस्ट में हैं, वो अफ़गानिस्तान में थे। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये फ़ज़लुर रहमान ख़लील, मौलाना अब्दुल्ला शाह मज़हर, जो ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात भी, लेकिन एक दौर में मसूद अज़हर के बहुत ही करीबी साथी, और 9/11 के बाद जब टेक्सला, मरी, इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी के वाक़ये हुए, तो ये उस गिरोह में शामिल थे, जब्बार के गिरोह के अंदर शामिल थे, जो इन हमलों के पीछे मास्टरमाइंड था। और इन्होंने जैश मोहम्मद से, जो मसूद अज़हर की, ये कह के जो है वो अलग हो गए थे कि ये तो जो है वो रियासती इदारों के आदमी हैं, हम सही जहाद कर रहे हैं। तो ये बहुत करीब थे अलकायदा के। तो अलकायदा अफ़गानिस्तान के अंदर है। तो क्या ये कोई अलकायदा से दरख्वास्त करने गए हैं कि जी ये कोई सुलह सफ़ाई का काम करें और ये मामलात को हल करें? क्योंकि एक दौर के अंदर अलकायदा का भी बड़ा एक पस मंज़र है हरकत मुजाहिदीन फ़ज़लुर रहमान ख़लील और मसूद अज़हर के हवाले से, कि इनके जब मसूद अज़हर जब आए कंधार हाईजैकिंग के वाक़े बाद रिहा होके, तो उन्होंने अपनी तंजीम जैश मोहम्मद बना दी। उससे पहले वो हरकतुल मुजाहिदीन में थे, और ये हरकतें भी बदलती रहती थी। कभी अंसार होती थी, फिर ये कभी मुजाहिदीन, और कभी फिर हरकतुल मुजाहिदीन आपस में लड़ते झगड़ते तो ये बहुत थे, और अक्सर ये पैसों के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर और खाने पीने के ऊपर ही लड़ते थे। तो फिर लड़ाई हुई कि जी गाड़ियाँ किसकी हैं, डबल कैबिन किसकी हैं, दफ्तर किसकी हैं। और ये जो कराची के अंदर जो दफ्तर मसूद मज़हर, सैयद मज़हर शाह चलाते हैं, और ये साजिद उस्मान जो हैं चलाते हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर वही अ, दफ्तर है जो इनको अलकायदा की मुदाखलत और उसामा बिन लादेन की मुदाखलत के बाद मिला था। और उन्होंने तस्फिया इनके दरमियान जो है वो OBL ने करवाया था। चलिए, माजी में जाने की बात तो नहीं करते, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी ये दौरा हुआ क्यों, जबकि सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पाकिस्तान की तरफ से जो गैर मुतल्लका ऐलान है कि इनका अपना ज़ाती दौरा है, कोई इसकी सरकारी हैसियत में नहीं है। और अब ये ज़ाती हैसियत में है क्या? कहा जाता है कि ये जाके कोई सुलह करवाएँगे, लेकिन पाकिस्तान के उलमा कराम की तो कोई बात मानने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं है। और जो भी जो है वो उनको समझाने जाता है, वो उससे जो है आर्गुमेंट करते हैं। वली महसूद ने किया तकी उस्मानी से, और ये सारी चीज़ें तो हम उसके पस मंज़र में नहीं जा रहे। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है कि इनके पास ना तो कोई ऐसा असर रसूख है कि ये दो मुल्कों के दरमियान सुलह करवा सकें, ना ही इनका कोई कैपिटल है, कोई डिप्लोमेटिक या सियासी, जो कहा जा रहा है कि जी साजिद उस्मान के तो बड़े पुराने ताल्लुक़ और कमांडरों के साथ, और वो और ये फ़ज़लुर रहमान ख़लील के और इन सब लोगों के। लेकिन इनका वहाँ पे कोई कैपिटल नहीं है, और ना ही तालिबान इनको बहुत कोई संजीदा एक्टर के तौर पे लेते हैं। अगर ये संजीदा एक्टर के तौर पे नहीं लेते, और अगर इनको पाकिस्तान के इदारों के साथ जो है एसोसिएट करके देखा जाता है, तो फिर इनका मकसद और मतलब क्या है? ऐसे गिरोहों की इफ़ादियत एक बड़े ख़ास तनाजुर के अंदर होती है। और जब कि ये गिरोह कुछ ऐसी सरगर्मियों के अंदर भी हों जो कानूनी दायरे के अंदर नहीं आती। चलें, एक मरतबा फिर हम आपको अमरीका, और इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा नहीं बल्कि वाशिंगटन ले चलते हैं, जहाँ पे जो स्टेट मिनिस्टर है माइकल रूबियो ने कहा कि तालिबान एक वो दहशतगर्द हैं और लोगों को अगवा करते हैं तावान के लिए और अपने पॉलिसी इन्फ्लुएंस के लिए, रियायतें हासिल करने के लिए वो है हरकतें करते हैं। और काफ़ी अरसे से सफारतकारी चल रही थी कि अमेरिका के जो दो दो फ़र्द हैं अभी भी तालिबान की कैद में। आपको याद होगा 2024 के अंदर कुछ अमेरिकी जो कैदी छोड़े थे तालिबान ने, और उसके बदले अच्छा खासा जो है वो उन्होंने पासी पॉलिसी लिवरेज हासिल किया था। और ये बातचीत तालिबान की और अमेरिका के दरमियान चल रही थी। लेकिन पिछले 1-2 माह में ये बात बड़ी तरीके से क्लैप्स हुई।
और जो वहाँ पे अमरीकी शहरी हैं उनमें अमेरिका कहता है कि उसके अंदर डेनिस कॉयल जो है वो हैं जो एक एकेडमिक हैं अमरीकी निजात अफ़गान महमूद हबीबी, ये शामिल है बुनियादी तौर के ऊपर जिनकी हवालगी का मुतालबा कर रहे थे। तो क्या ये जो जहादी शख्सियात हैं ये कोई डील शील के चक्कर में गई हैं? क्या उनको इसलिए भेजा गया है? कोई पाकिस्तान के अंदर से किसी पाकिस्तान के बाहर की क़ुव्वत ने उनको राब्ता किया हो कि ये जाके अपनी खिदमात के ज़रिए तालिबान को कोई मैसेज कन्वे करें और इन 2 अफराद की रिहाई को मुमकिन बनाएँ। और मैं ये इस आर्गुमेंट में वज़न इसलिए महसूस होता है कि ये जो शख्सियात हैं, ये इस अफ़गानिस्तान में और ख़ित्ते में अ, जब जब कोई बड़ी अबडक्शन हुई है अ, एक दौर के अंदर तो ईरानी सफारतकार फिर शावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फिर जो अभी जॉन सोलुकी को तो ज़ाहिर है कि बीएलए ने अगवा किया लेकिन चैक लड़कियों का अगवा और इस तरह के बेताशा और अफ़गानिस्तान के अंदर तो ये एक पूरा कारोबार था और पाकिस्तान से तो वो गिलानी के बेटे का अगवा तो ये मुज़ाकरात में उन चैनल्स को फैसिलिटेट करने में फजलुर रहमान खलील और ये लोग हमेशा पेश पेश रहे हैं। तो इनकी एक्सपर्टीज़ हैं जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्लिक्ट के नेगोशिएटर होते हैं दुनिया में एक ये बड़ा प्रोफेशन बन गया हुआ है कि आपके अंदर नेगोशिएशन की स्किल होती है और कई तरह की होती है कुछ एक ख़ास क्रिटिकल स्किल होती है कि दो दहशत गर्द गिरोहों के दरमियान और ख़ास तौर के से बात की जाए और ख़ास तौर पे जब आपका कोई अबडक्शन या हॉस्टेज उनके पास हो। तो एक तो ये तनाजुर बनता है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठ रहा है और फिर ये भी हो सकता है कि ये अ, कुछ जो जंग की सूरत हाल है उसमें कुछ टैक्टिकल लेवल के अगर कोई मिसाइल कहीं के ऊपर हैं तो शायद इनका कहीं पे किरदार बन सकेगा लेकिन इसके अलावा इनका कोई किरदार बनता नहीं है क्योंकि ये कोई इन तीनों के तीनों साबिक जहादी रहनुमाओं को जो आज के पाकिस्तान के अंदर जो राब्ते में रहे हैं अस्करियत पसंदों के साथ और अफ़गानिस्तान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व तौक़ीर से नहीं देखा जाता। ये मैं अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही मुसद्दक़ा किस्म की इतलात हैं जो हमारे दोस्त राब्ते में रहते हैं तालिबान के साथ और इन हलकों के साथ। वो उनको ऐसे ही समझते हैं जैसे लाहौर की एक भारी भरकम मौलाना शख्सियत के बारे में बड़े लताइफ और मशहूर हैं कि रियासत उनको कब कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करती है। कुछ इसी तरह के वाक़यात इन लोगों से भी मंसूब किए जाते हैं। तो अचानक से ये जो मीडिया में तूफ़ान आया है इन सब के प्रोफाइल बनने निकलने शुरू हुए दोबारा से और ऐसे लगा कि पाकिस्तान के पास तो बस आखिरी हल यही रह गया कि अपने पुराने जहादी साथियों को और इत्तेहादियों को आजमाए। शायद ये इतना बुरा वक्त नहीं है कि दो मुल्कों के मामलात के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में डिक्लेयर्ड जो दहशतगर्द जो है दो मुल्कों में सुलह करवाने लगे। आज के लिए इतने ही, जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।